DPP1 और 4 में डाउट, तो जो बच्चे कल बाकी उत्तरायण की वजह से एब्सेंट थे हैं, जो पतंग उड़ा रहे थे इतनी सारी स्वयं होंगे तुम लोग का, तो ये उत्तरायण के बाकी उतरा नहीं थे पूरे सूरत में। तुम लोग को पहले दिन जब लिमिट चालू की तभी मैंने समझाया था भाई लिमिट का बेस है, आप लोग को बताता हूँ पूरा 12th का सिलेबस समझाता था, आपको समझ में आएगा कि तुमने क्या मिस कर दिया है। तुम्हारा 12th चालू होता है कैलकुलस का लिमिट से, पहला चैप्टर लिमिट से जिसका बेस यहाँ दिया, मतलब एबीसीडी यहाँ सिखाई हुई है, फिर EFGH से लेकर Z तक सब कुछ 12th में, बट एबीसीडी आएगा तो मैं EFGH सीखूंगा ना। फिर जब लिमिट आता है तो फिर एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आता है, फिर एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब मुझे आता है तब मेरा चैप्टर आता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जब मुझे आता है तब मेरा चैप्टर आता है डिफरेंशिएबिलिटी, कि मैं किसका डिफरेंशिएशन कर सकता किसका नहीं कर सकता। जब मेरा डिफरेंशिएबिलिटी होता है फिर मेरा चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन इन डिटेल्स, मतलब बेस है अभी तो 11th में जो पढ़ेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम 7 एप्लीकेशन पढ़ते हैं। वो तो डिफरेंशिएशन आता होगा तो उसका एप्लीकेशन सीखोगे ना, फिर वो जब सीख लेते हैं तब आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वापस 3 पार्ट, 2 पार्ट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और वो सब कुछ कनेक्टेड। इतना आपको फिजिक्स में पता चल गया होगा कि डिफरेंशियल इन इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशियल आता है तो ही मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। इंटीग्रेशन सीख लेता हूँ फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब सीख लेता हूँ तो फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी पूरा कैलकुलस का एक पार्ट है। यहाँ पर आप लोगों को पूरा कैलकुलस खत्म होता है, मतलब आपका 80% सिलेबस ये है 12th का। मेरा उसको फर्स्ट बेस जहाँ से फाउंडेशन चालू होता है वो आप लोगों ने मिस कर दिया। तो अच्छी बात ये है कि वो लेक्चर है चैनल पे, तो 3 लेक्चर हुआ अभी तक, लिमिट के ज्यादा चला नहीं है क्योंकि अपने ट्रेड करेंगे, पर वो 3 चैप्टर्स आपको नहीं आएगा, और इसके जो 4 या 5 डीपीपी जो है वो आपके लिए करना मस्ट है, तभी आप लोग आगे कुछ कर पाओगे। तो अभी जो सैटरडे संडे अभी तो टेस्ट भी नहीं था इस वीक में, तो टाइम है तो तुम इस वर्क को कर लो, ठीक है, प्रॉपरली। ये बहुत कनेक्टेड है, अब कैलकुलस में पहले से आपको वर्क कर चुका हूँ, बहुत कंसेप्चुअल है, एक चीज मिस हो जाएगा आगे तकलीफ पड़ जाएगी, इसलिए मिस मत करो। कभी अगर जेन्युइनली मिस होता भी है तो आप लोग के लेक्चर्स हो तो वापस गो थ्रू कर लिया करो अच्छे से। ओके, DPP1 जो कल के बच्चे उसने DPP1 या DPP4 में कोई डाउट हो, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस किए थे DPP4 में, फिर अगर कोई नहीं है तो DPP1 का 5। अच्छा मुझे बताओ एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की कंडीशन क्या थी, RHL इक्वल टू LHL, और ऐसा होने का रीजन क्या था, क्यों RHL क्योंकि 1 to 1 फंक्शन नॉट पॉसिबल, इसलिए RHL LHL को सेम होना जरूरी है। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल टू mod x प्लस 1, ये फंक्शन हमें कब यूज करना है, mod x प्लस 1 कब यूज करना है, यह क्वेश्चन है जब x लेस देन 0 होगा, 0 कब यूज करना है, जब x इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 कब यूज करना है, मतलब mod x माइनस 1 कब यूज करना है, जब x ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक mod नहीं हटेगा। यहाँ पर x किससे होता है, अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू में अगर mod हटाऊंगा तो आगे क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन माइनस x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, 0 पे यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ x इज पॉजिटिव तो फिर mod x का mod की जरूरत है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव तो mod का काम है कुछ नहीं है, तो क्या बन जाएगा। अब कहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, 0 पे, तो आपको लिमिट एक्जिस्टेंस कहाँ चेक करना है, 0 पे, तो RHL को कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू थी, दोनों में से कौन सा फंक्शन x माइनस 1। फिर लिखते कैसे थे, कैसे लिखना सिखाया था आपको, एक्सप्लेन करना सब्जेक्टिव में, x इज इक्वल टू 0 से बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी नहीं पता है बट बड़ी है ये पता है, x इज इक्वल टू 0 प्लस x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो h भी किसको अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर क्या रखोगे 0 प्लस h, तो h रख लेता हूँ h माइनस 1, h को 0 रखा 0 माइनस 1, तो ये RHL की वैल्यू आई माइनस 1, इसका मतलब ये है कि फंक्शन माइनस 1 को अप्रोच तो करता है बट वहां तक पहुंचता नहीं है, राइट। अब आएगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन, माइनस एक्स प्लस वन। लिखेंगे कैसे, एक्स इज इक्वल टू जीरो में से कुछ माइनस करना है ना, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। अब वापस वही सेम प्रोसीजर, इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो देन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स जीरो होगा तो एक्स भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो क्या हो गया ये पूरा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह पर रखा हमने माइनस एच प्लस वन, एक्स को जीरो रखा तो आंसर कितना है 1। आपका आरएचएल का आंसर कितना है -1, मतलब मेरा राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, कहाँ जाने की ट्राई कर रहा है -1, और एलएचएल किसको अप्रोच कर रहा है +1। तो एक ही वैल्यू पे तो अलग अलग जगह पर जाने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही वैल्यू पे तो दोनों एक ही वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए ना, बढ़िया तो अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लोगों को पूछा था, अब पूछा क्या क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एग्जिस्ट, आपको ये बताना था कि ये फंक्शन का लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कल ही समझाया था, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कहाँ नहीं करेगा, जहाँ ब्रेक हुआ इसका एक तो सिर्फ जीरो पे करना, बाकी सब के लिए तो एग्जिस्ट करता ही है, किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं करता तो पता चल रहा है जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब के लिए एग्जिस्ट कर ही रहा है। अगर यहाँ पर आ रहे थे रिलेटिव सेम आ जाता तो मैं बोलते हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट जीरो पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आ रहे थे रिलेटिव अलग अलग है। और वही आंसर लिखा है कि कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो हर जगह पर एक्सेप्ट ए इज नॉट इक्वल टू। Next, 7. Limit extending to 0 e raised to -1 by x। इसमें कुछ इसमें देखो, एक ही नॉर्मली क्वेश्चन में आप लोगों को आगे दूसरे के क्वेश्चन देखोगे या पीछे भी देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में मोस्टली एक या दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फंक्शन को, 7 में ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to power -1 by x, आपको बताना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सी वैल्यू पे, तो दिए हुए जीरो पे। तो आरएचएल लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अच्छा e रेज़ टू -1 बाई का मतलब क्या हुआ 1/, ठीक है, 0 प्लस को लिखोगे कैसे, ये मैं जो आप लोगों को पूरा तो लिखना सिखा रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव के हिसाब से सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में मुझे सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है थोड़ी गलत करता है सब, तो यहीं से मैं बोल देता इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे, एक्स को डायरेक्टली 0 रख लेते हैं यहाँ पर। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ पर 1 दिख रहा है, एक्स को 0 रखने पर 1 किसकी वैल्यू है, लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 की वैल्यू, तो एलएचएल का आंसर 1 है। आरएचएल में ग्रेटर देन 0 वाला लूंगा, इसमें 0 रख दूंगा, तो डायरेक्टली आंसर कितना है, सबका माइनस होना है। वो मुझे पता है कि विधि तो करने की जरूरत नहीं होती है, बट कहाँ ऑब्जेक्टिव में, बट सब्जेक्ट में तो एक्सप्लेन भी तो करना है, इसलिए सब लिख रहे हैं। अदरवाइज तो मुझे यहीं से पता था कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन। तो सेम यहाँ पर भी एक 0 को अप्रोच करेगा तो एस भी 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1/e raised to 1 by x। एस क्या है 0, 1/0 कितना होगा 1/0 इनफाइनाइट, और e raised to इनफाइनाइट, e की अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 का इनफाइनाइट पावर, 1 से बड़ी वैल्यू में पावर इंक्रीज करता तो आंसर भी तो 2.71 का इनफाइनाइट पावर कितना होगा इनफाइनाइट, और समथिंग बाय इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा 0, और इसका आरएचएल का आंसर कितना है 0। अब मैं जाता हूँ एलएचएल पे, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 - 1/e raised to 1 by x, let x is equal to 0 - h, x tending to 0, तो h also tending to 0, limit of h tending to 0 1/e raised to power, x की जगह पर क्या रखोगे -h, इनडायरेक्टली क्या हो गया e raised to -1 by h, और e raised to -1 by h कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा ये, तो
बराबर है। अब इसको 0 रखते हैं, 1/0 1/0 इनफाइनाइट ई रेज़ टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्या आप इनफाइनाइट को डिफाइन कर सकते हो? आपको पता है, तो ये आपका अनडिफाइंड है। तो भाई मेरा RHL और LHL सेम है कि नहीं, वो तो मैं तब चेक करूंगा जब LHL होना भी तो चाहिए, LHL ही नहीं है इसका। ये तो ऐसा हुआ कि मुझे RHL मैंने ढूंढा, फिर मैंने LHL ढूंढा। अगर मैं इस क्वेश्चन में सपोज पहले LHL ढूंढता तो मैं RHL ढूंढता ही नहीं, मैं यही से बोल देता इसका डिफाइन नहीं है, LHL ही नहीं है तो RHL ढूंढ के करोगे क्या? है ना। अगर यही से पता चलता है LHL ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही नहीं है, तो फिर राइट हैंड लिमिट चेक करना क्यों है? बट हाँ ठीक है, इसमें RHL हमने ढूंढा तो वो मिल रहा था मुझे 0, और LHL नहीं मिला, तो फिर भी तो भी बोल सकते हो कि लिमिट इज एग्जिस्ट। उसके बाद और कोई 14 आप लोगों के टेक्स्ट बुक के तो थोड़े बहुत भी ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे तो मैंने सीपीपी में ले ही रखा है, जैसे ये क्वेश्चन भी आप लोगों का टेक्स्ट बुक का ही है। 14 क्वेश्चन चेक करिए। इफ द फंक्शन f of x satisfy limit extending to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equal to pi, मतलब क्या ये कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आंसर दिया हुआ है, इक्वल टू पाई दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करता होगा तभी तो आंसर होगा। तो पूछा गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x का आंसर क्या होगा। अच्छा, यहीं से मैं आपको कंसेप्चुअली बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, आप ही बता पाओगे। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन कौन सा फॉर्म में होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंफर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। कौन कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें अगर आपने x को 1 रखा तो नीचे कितना आ रहा है, तो फिर ऊपर को भी क्या होना पड़ेगा, तो f of x minus 2 0 होगा, तो f of x क्या होगा, f of x क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए f of x को किसके इक्वल होना पड़ता है, वही पूछा था, आंसर देख लो। तो कंसेप्ट से ऐसे ही पता चल गया कि भाई इसका आंसर 2 होगा, बट वहाँ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, जो लिमिट है वो लिमिट तो ऊपर में न्यूमरेटर में भी लगता है और डिनोमिनेटर में मैं अभी नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x minus 2 equal to pi into limit of extending to 1 x square minus 1। लिमिट ऊपर भी लगा, लिमिट नीचे भी लगा, वो जो डिनोमिनेटर में लगा उसको सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सामने आंसर तो ही मेरे पास। ये तो कर ही सकता हूँ मैं समझे कि भाई डिनोमिनेटर को सामने मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ, यहाँ से लिमिट लगा पाऊंगा, डिनोमिनेटर में नहीं लगा पाओगे, बराबर डिनोमिनेटर में है भी तो नहीं। तो अब जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x minus 2, क्योंकि तो ऑलरेडी कांस्टेंट है उसमें तो लगाने के लिए ही लिमिट x होना भी तो चाहिए अप्लाई करने के लिए, और सामने जब अप्लाई करोगे तो x को 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 minus 1 0 0 into pi 0, फिर -2 को चेक कर लो, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 f of x is equal to 2 जो आपको चाहिए। आंसर में पहले से पता था कि भाई 0/0 को फॉर्म के लिए f of x को 2 ही होना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, बाकी सारे 4 में है कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट हो गया, इसी का फर्दर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
अब इसी के आगे का पार्ट लिमिट एंड डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन हमने बहुत बार बीच में कर रखा है, मैं इसका तो छोड़ो ठीक है, बट आप लोगों ने फिजिक्स में तो बहुत सारी जगह पर यूज कर चुका है, राइट। बट आप समझते हैं कि डिफरेंशियल होता क्या है, कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। क्या होता है डिफरेंशियल को अगर एक ही वर्ड में डिफाइन करना हो तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। तो मतलब क्या होता है, क्या समझाया हुआ है मैंने जब भी समझाया हुआ है। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन की जरूरत ही क्यों पड़ी दुनिया में, नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होता तो हमारे पास मैथ फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज में चेंज होता है ना। नथिंग इज परमानेंट, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, राइट। और वो चेंज होने का हर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या हर एक का चेंज होने का रेट सेम होता है? सबका रेट, तो रेट क्या है, हर एक का चेंजिंग रेट क्या है, वो कैसे पता चलेगा? उसको इससे पता चलेगा। डिफरेंशिएशन का बेसिक बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट मेन जो एप्लीकेशन है जहां से बाकी सारे एप्लीकेशन बने वो है डिफरेंशिएशन। तो अगर बहुत एक ही वर्ड में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट जस्ट द रेट ऑफ किसी भी वेरिएबल का चेंज का रेट मुझे पता करना है कि भाई किस रेट से ये चेंज हो रहा है, तब मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन अब हमें कहीं पर भी पूछे, मतलब आपको कहीं पर भी पूछे कोई भी कि डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपको जितना बोलना डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा? चेंज इन वन वेरिएबल विद चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to change in independent variable. Change in dependent variable with respect to change in independent variable का मतलब क्या है? सपोज y इक्वल टू 5x प्लस 9 नाम का एक लीनियर फंक्शन है, ये y की वैल्यू में चेंज होगा या नहीं होगा? ये कभी y की वैल्यू का तो फिक्स ही होगी, होगा चेंज? किस पे डिपेंड करता है उसका चेंज? x। तो y डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कौन है? x। तो y का चेंज x पे डिपेंड करेगा, राइट। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट मतलब चेंज इन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू का चेंज किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता होगा? x के ऊपर। बट इट डजंट मीन कि अगर मैं x में अगर 1 यूनिट का चेंज करता हूं तो y में भी 1 यूनिट का ही चेंज होगा, वो और कुछ चेंज हो रहा होगा, बट कितना हो रहा होगा वो कौन बताएगा? वो मुझे डिफरेंशिएशन समझाएगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर मैंने इसमें x को अगर 1 रखा तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? x को अगर 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। और मैंने x को 2 कर दिया तो 90। तो x की वैल्यू में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? पहले कितना था, अभी कितना है, तो कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट को तो चेंज हुआ ना, 1 यूनिट को उसको लिखते हैं मैथ में d ऑफ x या डेल्टा ऑफ x या डेल ऑफ x। इन सब का मतलब ये होता है कि चेंज इन x है ना, इसको लिखने का कि चेंज इन x को लिखोगे कैसे, तो ये मैथमेटिक्स में उसको लिखने का तरीका है। वो कितना इक्वेशन इस पार्ट में 1 यूनिट कितना है 1 यूनिट। उस टाइम पर y में कितना चेंज हुआ? पहले 14 था, न्यू वैल्यू 19 है, तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज इन y 5 हुआ। पर ये 5 यूनिट का चेंज हुआ क्यों? क्योंकि x में चेंज हुआ है, राइट। तो इसका मीनिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर कौन है? dy, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कौन है? x। तो y की वैल्यू में चेंज होगा, पर तभी होगा ना जब x में चेंज होगा। तो y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। ये जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं?
रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई में चेंज होता ही नहीं अगर एक्स में चेंज नहीं करते तो वाई का चेंज एक्स की चेंज के रिस्पेक्ट में, ये जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है जिसको आप लोग डिफरेंशिएशन बोलते हो, वो डिफरेंशिएशन की रेट ऑफ चेंज है और उसी रेट ऑफ चेंज को मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इस केस में अब डी वाई कितना है था मेरा 5, dx कितना है था 1, dy 5 था, dx 1 था, 5/1 5। तो y की वैल्यू का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में कितना यूनिट है 5 यूनिट। आप नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता ही आपको, तो dy बाई dx करो तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये 9 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आता है? कांस्टेंट है तो उससे चेंज कर ही नहीं पाओगे ना, 9 में कैसे चेंज करोगे, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज पॉसिबल, इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाता है 0। क्लियर? जैसे फिजिक्स में एक बहुत बेसिक जब चालू करता आप लोग काइनेमेटिक, तो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जैसे एग्जांपल दो, तो जिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा मेरे सामने से एक बाइक पास होती है, मैं चेक करता मेरे पास हाथ में क्लिकर है, उससे मैं उसका कौन सी स्पीड से ज्यादा पता कर लेता हूँ। तो मैंने पता किया भाई उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड कितनी है राइट नाउ 50 मीटर पर सेकंड, राइट। मैं अभी मैं वहीं खड़ा हूँ, 10 सेकंड के बाद वो वापस मेरे सामने से पास होता है, मैं वहीं का वहीं, पर आफ्टर 10 सेकंड्स वो बाइक यू टर्न लेता है आगे जाके, और यू टर्न लेके वापस मेरे सामने से पास होता है, और तब उसकी स्पीड है 70 मीटर। तो मेरा जो मशीन है जिससे मैं उसका स्पीड को पता कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी हुई 70 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड में चेंज हुआ कितना हुआ, पहले 50 था, 70 है, तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ, ये चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। पर ये चेंज मुझे क्यों दिख रहा है, मैं तो वहीं खड़ा हूँ, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, ना मिला हूँ मैं वहां से, फिर भी मुझे चेंज क्यों दिखाई दिया? क्योंकि टाइम में चेंज हुआ। क्योंकि वो चेंज मुझे क्यों दिखाई दिया? क्योंकि टाइम में, इस दुनिया में हमें चेंजेस क्यों दिखाई देता है? क्योंकि टाइम में चेंज हो, वरना चेंज थोड़ी दिखाई देगा, राइट। वरना हर चीज आज भी 100 साल पहले जैसी थी वैसी आज रहती है, और टाइम चेंज हो रहा है इसलिए हर हमें वो चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो वो जब मैंने इनिशियली देखा तो 0 सेकंड पे देखा था, वापस देखा तो कितने सेकंड के बाद देख रहा हूँ 10 सेकंड के बाद, तो चेंज इन टाइम कितना हुआ, कितना हुआ चेंज इन टाइम 10 सेकंड। और मुझे पता है कि उस वेलोसिटी में चेंज इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ टाइम में चेंज हो, तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, इज कॉल्ड rate of change, changing dependent variable with respect to changing independent variable। वेलोसिटी का चेंज किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है, और इसका जो changing velocity with respect to changing time is called rate of change, इसलिए 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 सेकंड का आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर। आप लोग ये पढ़ते हो फिजिक्स में कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। तो एक्सप्रेशन इसलिए बिकॉज़ जो वेलोसिटी का चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो रेट ऑफ चेंज मिला वही मेरा डिफरेंशिएशन, राइट। तो फिजिक्स में आप लोगों को पूरा टाइम के रिस्पेक्ट में हर चीज चेक करते हो, मतलब पढ़ाया जाता था, तो जो आप लोगों का रोज का एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैथ्स में आप लोगों को पहले डिफरेंशिएशन होता क्या, कैसे चलता है वो सिखाया जाता है। यहाँ पर हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पता भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में बात करने वाले। इतना क्लियर है सबका? ये सब कुछ आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पढ़ने बैठोगे तो ये सब कुछ 6-7 पेज में समझाया होता है कि भाई क्या होता है पूरा डिटेल में, पर मैथमेटिकल लैंग्वेज तो समझ नहीं आते कि हम बोलना है, तो पर उसका मतलब समराइज यही है, द डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इज चेंज इन वन वेरिएबल मींस डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं? dx dy, dy मतलब चेंज इन y, dx मतलब चेंज इन x। ये ठीक है। तो अब मैंने जो आप लोगों को एक एग्जांपल दिया तो एक लीनियर फंक्शन का एग्जांपल दिया था, जरूरी थोड़ी कि हर फंक्शन लीनियर ही होता है,
फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, फंक्शन कोई भी अलजेब्रिक हो सकता है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, फंक्शन लोगरिथमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन तो, राइट। तो इसीलिए अब हम लोग इसी को जनरलाइज स्टेटमेंट बना लेते हैं। रेट ऑफ चेंज का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? तो मेरे पास सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नाम का, है ना। फंक्शन को नॉर्मली कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में चेंज कब होगा? जब एक्स में चेंज होगा, जब उसके डोमेन में चेंज होगा, करेक्ट। सपोज मैं उसके डोमेन में एक्स जितना चेंज करता हूं, एक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो एक्स में मैंने इंक्रीमेंट किया, एक्स नेगेटिव होगा तो मैंने डिक्रीमेंट किया। और इस फंक्शन की वैल्यू में चेंज होगा कब? जब आप लोग एक्स डोमेन में चेंज करोगे, मतलब एक्स में चेंज करोगे। तो अब मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज हुआ? पहले क्या था? पहले क्या था उसकी वैल्यू? एफ ऑफ एक्स। अभी कितना है? तो चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? एक्स जितना चेंज नहीं, एक्स जितना चेंज डोमेन में हुआ, वैल्यू में कितना चेंज हुआ? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। यह आपकी पूरी वैल्यू है ना, राइट। तो ये न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, तो उसका जो डिफरेंस वो मेरा चेंज है। और ये चेंज मुझे क्यों दिख रहा होगा? ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसके डोमेन में चेंज किया, एक्स में चेंज किया। और एक्स में कितना चेंज किया? पहले कितना था? एक्स। अभी कितना हो चुका है? तो चेंज कितना हुआ? एक्स जितना। और ये चेंज इसलिए हुआ बिकॉज एक्स में आपने कितना चेंज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन with respect to change in value of x. करेक्ट। और चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ? चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हुआ? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज एक्स में हमने कितना चेंज किया? एच जितना। यही मेरा डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज हो गया। रेट ऑफ चेंज ही मेरा डिफरेंशिएशन है, करेक्ट। एच की वैल्यू पर क्या नहीं हो सकता अगर मैथमेटिकली अगर देखें तो? जीरो। ये दो तरीके से आप बोल सकते हैं, जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर कैसे जीरो होगा? प्लस अगर एच ही जीरो है तो फिर चेंज ही कहां किया? तो एच क्या नहीं होगा? जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा क्या नहीं हो सकता? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते कैसे? एच जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, पर जीरो नहीं होता है। लिमिट ऑफ, जब लिखना पड़ेगा ना कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एच जीरो नहीं होने वाला है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपका पूरा डिफरेंशियल मैंने बहुत सारी बताई आपका सिलेबस, लिमिट के बाद एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा डिफरेंशियल, उसका एप्लीकेशन और सब कुछ यहीं से बना है। सब कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसके बाहर बना है। ये आपका पूरा डिफरेंशिएशन है। ये एक स्टेटमेंट आपको पूरा डिफरेंशिएशन, जैसे मुझे पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूनिट सर्कल से मिल जाता है, वैसे पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ से मिल जाता है हर चीज। और क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ चेंज लिखा। रेट ऑफ चेंज को बस मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया और एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स डीवाई बाई डीएक्स, सब कुछ उसको लिखने के तरीके हैं, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों फर्स्ट प्रिंसिपल? बिकॉज डिफरेंशिएशन बना ही यहाँ से शुरुआत हुई, डिफरेंशिएशन बनना। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने फिर क्या किया? फंक्शन की वैल्यू का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू में चेंज ही कब होगा? जब एक्स में चेंज हो रहा होगा। और उसी को मैंने लिख दिया है। ये क्लियर है सबका? तो आप लोगों को अगर मैं 11th की आपकी स्कूल की एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन में
एक चीज तो पूछी जाएगी हर एक स्कूल में, किसी का भी, आप लोग का सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड, आपके स्कूल कोई भी हो, कोई भी फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डिफरेंशिएशन करने को बोला जाएगा। अब सब लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, पर वो आपको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से करके तो कैसे करेंगे वो बस बता। आपको ये पता है कि एक्स रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या? हाँ सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कहाँ से आया? हर चीज डिफरेंशिएशन की कहाँ से आई? तो जितने भी फॉर्मूलाज भी है वो सब भी यहीं से डिराइव हुआ है, जो भी कंसेप्ट है वो भी यहीं से डिराइव हुआ, हर चीज बनी यहीं से। इसीलिए अभी आप लोग को 11th पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है समझाना था, इसलिए आप लोगों को स्कूल में या आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में पहले से यही बोलते हैं कि फंक्शन दिया जाता है, फिर बोल दिया जाता है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करके दो। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करके देता हूँ। तो वो सबसे पहले तो एक्स रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन आपने बोला n(x रेज़ टू n - 1), तो वही डिराइव करके देता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स रेज़ टू n, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव करके तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लो, f dash of x limit of s tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि आपका इंप्रेशन है, यहाँ से पता चलता है सामने वाले टीचर को कि हाँ भाई बच्चों को ये तो पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये तो अप्लाई करना है। f of x अगर x raised to n है तो व्हाट इज f of x प्लस, अगर मेरे f of x अगर x raised to n है तो f of x plus h कितना, x plus h raised to, भाई इतना तो आता है ना आप लोगों को। f of x अगर x स्क्वायर है तो व्हाट इज f of 2, 4, x is equal to 2 रखोगे, व्हाट इज f of a, व्हाट इज f of x plus h, कोई समझ आता है ना। f of x अगर फंक्शन x raised to n है तो f of x plus h क्या होगा, x plus h raised to n, और f of x कौन है, x raised to n डिवाइडेड बाय। अब आगे इसको आगे फर्दर सोल्व करने, अब लिमिट आना चाहिए, मतलब ये अब अप्लाई कर लिया मैंने एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर मेरा लिमिट सही होना चाहिए। इसको करने का दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो बाइनोमियल से इसका एक्सपांशन कर लो, बाइनोमियल से एक्सपांशन करना आता है बट वो भी मत करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लिमिट की, जो सीखे थे आप लोग कल नहीं, जो सेकंड फर्स्ट क्लास में सिखाया था, x raised to n minus a raised to n डिवाइड बाय x minus a इक्वल टू, या फिर लिमिट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का रूल क्या था, पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम है। फिर दूसरा रूल क्या था, अगर यहाँ पर x माइनस है तो नीचे भी x माइनस सेम होना चाहिए था, ऊपर अगर x माइनस है तो नीचे भी क्या होना चाहिए था। क्या मैं इस h को x प्लस h माइनस x लिख सकता हूँ, चलेगा, x और x पर होके वापस h तो आ जाएगा, ये फॉर्मेट ही तो आ गया पूरा का पूरा। इस फॉर्मेट की सबका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, n into a raised to power, a का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है x, तो a का काम अगर x कर रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर n into x raised to power, इसको आप लोग फॉर्मूला बोलते हैं। इसी से आया आपका x raised to n का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, nx raised to power n minus 1। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, tan x का क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशियल ही नहीं आता है, x स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल की फॉर्मूला क्या है, x भी जो आता है वो बता दो। sin x का आता है क्या होता है, इसको डिराइव करके देते हैं, f dash of x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, पहला काम क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेंगे, जब का फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ राइट, व्हाट इज f of x plus h, अगर f of x अगर मेरा sin x है तो व्हाट इज f of x plus h, sin ऑफ, इतना प्रयोग बाहर जाके होगा, f of x क्या है, sin x, तो व्हाट इज f of x plus h, sin ऑफ x plus h,
और एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस एक्स की फॉर्मूला। अरे इसके बाद तो फिर लिमिट आना चाहिए मेरे को। व्हाट इज एक्स माइनस एक्स? 2cx। तो क्या होता है 2cx? 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई h। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है लिमिट की? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x by x का आंसर 1। इसका रूल क्या है कि लिमिट अप्लाई करते 0 होना चाहिए और फिर वही एंगल नीचे भी होना चाहिए। तो h को अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या ये 0 हो रहा है? हो रहा है। तो फिर नीचे क्या चाहिए? h है तो डिवाइड बाई 2 और ये 2 और ये 2 लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर 1। बट लिमिट जब अप्लाई होगा तो हर जगह अप्लाई होगा, इसका आंसर 1 हो गया। और यहाँ पर फिर x की जगह पर क्या रखोगे? 0। तो x को अगर मैंने 0 रखा यहाँ पर तो क्या बचा? cos 2x by 2 and cos 2x by 2। इसी तरह से सारी फॉर्मूला डिराइव हुई है। और मैथमेटिक्स ने हमारे लिए काम इजी कर दिया क्योंकि आप सोचो ना कि सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो 1 2 3 4 चेक की जरूरत है। और डिफरेंशियल में कितने हार्ड फंक्शन देते हैं, अगर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होगा तो 3 4 पेज भरने पड़ेंगे। और वो हमको पता था कि हम लोग को नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, उनको हम लोगों ने फॉर्मूला बना के अपने को दे दिया कि भाई ये फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर लिया करो। तो उसमें कौन कौन सी फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है या हमें याद करना है, तो फॉर्मूला का लिस्ट मैं आपको बना दूंगा। और आपको कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछने के लिए मतलब दे सकते हैं। आप लोग मुझे बताना, मैं लिखूंगा यहाँ पर, आप जो बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा। मुझे दिया हुआ f of x इक्वल टू रूट 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट स्टेप चलो मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेता हूँ, फिर अब आप अप्लाई करना बताना। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f of x plus x माइनस f of x डिवाइड बाय x। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में f of x plus x में क्या लिखना है? रूट 3x मतलब x प्लस x कहाँ रखना है? मतलब x की जगह पर रखना है तो 3 ब्रैकेट x प्लस x और f of x तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं बैठ गया है कि जिसको ये भी नहीं पता चलता है कि ये कहाँ से है। इतना तो आता होगा सब कुछ। x प्लस जैसे डोमेन को आप x की जगह पर पुट करोगे ना, जैसे f of 2 होता तो मैं x की जगह पर 2 रखता वैसे ही। ओके, अब लिमिट चालू हो गया। रूट को हटाना होता तो क्या करते हैं? कौन सा फॉर्म है? वैसे तो हर क्वेश्चन कौन से फॉर्म में? 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो आगे सोल्व करने के लिए रूट है तो क्या करोगे? रेशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? कंजुगेट पार्ट है, क्या होगा कंजुगेट पार्ट? रूट ऑफ 3x प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई। तो आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या होगा ऊपर 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 कैंसिल। ऊपर से क्या रहा? और आपकी टेंशन ही कौन सी? नीचे का कि दूसरे से तो लिमिट नहीं लगा पा रहा, अब वो x और h ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो सिर्फ अब क्या बचा? क्या लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ऊपर 3x बचा था, नीचे h इंटू ये पूरा ब्रैकेट बचा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो h और h कट, फिर तब लिमिट लगा पाओगे। और जब लिमिट लगाओगे तो ऊपर क्या है? 3 और वो h को अगर यहाँ 0 हो दे 0 हो जाएगा। तो रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 4, तो रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 4, 2 टाइम रूट 3x प्लस 4, ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है। रूट
3x plus 4 का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशियल कितना आएगा 3/2 टाइम रूट ऑफ 3x plus 4। y equal to 2x plus 3 upon x plus 1 by using the first principle। इसका डिफरेंशियल करना है, क्या हो जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से करना। अगर इसका डिफरेंशियल तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेंगे, है ना। f dash of x is equal to limit of x tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। अब f of x plus h बस मुझे बताओ क्या लिखूं, आप लोग बोलो तो मैं लिख देता हूं 2x plus 2x जहां पर भी x है वहां पर, और f of x खुद ही है उसमें कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड बाय। और मेरी टेंशन ये है कि एच कैसे भी करके एलिमिनेट होना चाहिए, उसके लिए बस अभी एलसीएम लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डिवाइड में क्या रहेगा a इंटू एलसीएम के बाद x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का देखा कहां जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कौन कौन से टर्म 2x स्क्वायर, चलो प्रोडक्ट लिख देते सारे टर्म 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2hx प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 2hx माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती मत करना, ठीक है। बहुत सारे टर्म कट होने वाले हैं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट, राइट, प्लस 2hx माइनस 2hx कट, प्लस 2x माइनस 2x कट, प्लस 3 माइनस 3 भी कट, प्लस 3x माइनस 3x भी कट, सब कट, दो ही टर्म बचे 2h माइनस 3h। टेंशन कौन सा है, वो एक कर दिया ऊपर में, ये तो रेट बस। अब तेज को 0 रख सकता हूँ, तेज को 0 रख लेता हूँ तो क्या आएगा, तेज को 0 रखा था x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से आप लोगों को कोई भी फंक्शन दे देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे से फंक्शन होंगे, राइट। दो टाइप के फंक्शन होने वाले, कोई अलजेब्रिक इस तरह के, या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि आप लोगों को ये तीन ही तो प्रॉपर्टी है 11th के सिलेबस में, तो तीन ही तो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड कौन सी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x इक्वल टू 1। तो इसीलिए इसी दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, पर हाँ ऊपर मेंशन किया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। अगर नहीं मेंशन और नॉर्मल डिफरेंशियल करके दो तो डायरेक्टली कर लेना फिर, क्लियर। यहाँ पर और एक थोड़ा अच्छे लेवल का ले लेते हैं, बोले ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर फर्स्ट सिचुएशन में हम कर लेंगे। y इक्वल टू बोले f of x इक्वल टू, ये सर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के फॉर एग्जांपल भी है या इसी तरह का कुछ है। f of x इक्वल टू x sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट स्टेप तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइड बाय, ओके, f of x प्लस h समझाओ, x प्लस h इंटू साइन ऑफ x प्लस h प्लस कॉस ऑफ प्लस h, ये सिर्फ f of x प्लस h हुआ, फिर माइनस f of x भी
एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई अब ये तो हमने ये बस अप्लाई कर लिया। अब लिमिट आना चाहिए। तो पहले से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे मतलब टीचर में से डिस्कस किए थे। प्रॉब्लम फॉर इक्वेशन जैसे टर्म को साथ में लेंगे जहां से कोएफिशिएंट कॉमन निकलेगा। ये ब्रैकेट ओपन करो तो आपका फर्स्ट टर्म कौन होगा? फर्स्ट टर्म x इंटू साइन ऑफ, इसको इसके साथ ले लो, x साइन x के साथ, क्या फायदा? x कॉमन। ये मुझे x माइनस x की फॉर्मूला आती है, बट जब तक वो कोएफिशिएंट है तब तक कैसे लगाओगे फॉर्मूला? तो इसीलिए x इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस x इंटू साइन एक्स को साथ में लेता हूँ तो x कॉमन क्या रहेगा अंदर? साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। पहले दोनों के फर्स्ट टर्म को साथ ले लिया। अच्छा ये एच तो हर एक के साथ डिवाइड में होगा, इसके साथ एच डिवाइड में। फिर इसका सेकंड टर्म लेते हैं, क्या होगा? एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और एच वाला और कोई टर्म रेडी नहीं तो अकेला रहने देते हैं। एच इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाई ये है। फिर अब कौन कौन बच गया? ये बचा और ये बचा, तो उसको साथ में लेंगे तो उसमें तो कोएफिशिएंट वैसे भी नहीं है, cos ऑफ x प्लस एच माइनस cos x डिवाइड बाई ये से तो आया समझ में। सेम जैसे टर्म को साथ ले लिया तो यहाँ से x कॉमन आ गया, मैं तो वही टेंशन था। ये ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला है? x माइनस एच, क्या होता है x माइनस एच? 2cs, 2cs, तो क्या होगा? 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन एक्स एक्स कट, तो h बाई 2, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लिमिट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नीचे h है, बट मुझे क्या चाहिए होगा? h बाई 2, क्योंकि लिमिट यहाँ लगा रहा हूँ 0 हो रहा है, तो फिर नीचे क्या चाहिए? h है, तो डिवाइड बाई 2 और ये 2 और 2 कट हुई। इसको फिर बाद में चेक करें। यहाँ तो टेंशन ही खत्म है, ऐसे ही कट हो रहा है, तो वहां तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस, यहां फॉर्मूला लगानी पड़ेगी c माइनस डी माइनस 2s, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर आपके दो साइन के टर्म्स है, क्या दोनों में वो लिमिट की प्रॉपर्टी यूज होगी? साइन वाली कैसे पता चलता है कौन कौन कहाँ अप्लाई होगी और कहाँ नहीं होगी? एंगल 0 होना चाहिए। तो एच को अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या ये 0 हो रहा है? तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली। क्या ये 0 हो रहा है? तो यहाँ लगेगी, तो उसकी सबसे नीचे क्या चाहिए? तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 और ये 2 और 2 पर अब तो लिमिट लगा सकता हूँ। अब लिमिट लगाऊंगा तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का आंसर 1, बाकी x की जगह पर यहाँ पर भी 0 रख लूंगा, तो x को 0 रखा तो क्या मिलेगा? x इंटू cos x, तो यहाँ पर आया x इंटू cos x। फिर यहाँ पर भी x को 0 रख सकता हूँ, तो क्या आएगा? प्लस साइन, फिर यहाँ आ जाओ, इसका आंसर साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का आंसर 1, और यहाँ पर भी इसको 0 रखोगे तो क्या बचेगा? माइनस साइन 2x बाई 2, क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स। तो ये प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स को कर दिया, तो फाइनली आपका आंसर कितना है? इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? x cos x। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया। अभी 10-15 मिनट में ये चीज आप डायरेक्ट भी कर लोगे, वो सारे रूल बता दूंगा जब। पर अगर मुझे बोला जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फिर ऐसे ही करना। क्लियर है यहाँ तक? ये लिख लो।
सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप एक आध दो लिख लो, फिर इससे आपको पता चले कि अप्लाई कैसे करना है। मेन आपको क्या करना है, डिफरेंशियल होता क्या है, ये वाला पार्ट और यहाँ से ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसके बाद मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन लिख लो और एक आधा लिख लो, ये लिख लो या वो लिख लो, एक आध क्वेश्चन और लिख लो, जिससे आपको कैसे अप्लाई करना समझ आ जाएगा। मतलब कोई भी एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए तो एप्लीकेशन पता चल जाएगी।
जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपको 9th फॉर्मूला सभी के लिए ध्यान में रखनी है। आई कहां से सबके साथ फर्स्ट प्रिंसिपल से, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स स्क्वायर में डिवाइड करके दिया मैंने, इसी पर से दोनों रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर कितना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बट ये फ्रीक्वेंट के बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसलिए इसको याद रखो। एक्स का पावर 1/2, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये मैंने क्या लिखा है समझ आ रहा है, टी ऑफ रूट एक्स मतलब रूट एक्स का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1/2 रूट एक्स, सेम 1/x, 1/x मतलब एक्स का पावर माइनस 1, 1/x मतलब एक्स का पावर, इसको अप्लाई करूंगा तो -1 इंटू एक्स का पावर -1 -2 कहां जाएगा डिवाइड में, तो -1/x। और ये क्या ट्रिग्नोमेट्री, साइन का कॉस, कॉस का टेन का सेक स्क्वायर है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। साइन कैसे याद रखना है उसका मैं इसी तरीका बता दूं, जैसे टी वाले का है ना ट्रिग्नोमेट्री के cos 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 उनके आंसर नेगेटिव में, बाकी सब आंसर पॉजिटिव। टी वाले के आंसर नेगेटिव है, सी वाले का नेगेटिव में, सी वाले का नेगेटिव में, सी वाले का नेगेटिव में, बाकी तीनों पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद करना है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आप पूछे कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से करो तो करके देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और 3 रूल आया। पहला रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन करता क्या है, क्या करता है डिफरेंशिएशन, पर उसकी खुद की एक लिमिटेशन है। डिफरेंशिएशन एक मशीन है, उसके अंदर आप कुछ फंक्शन डालते हो तो उसमें रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, उसका चेंजिंग रेट कैसा होगा ढूंढ के देता है आपको, बट वो एक टाइम पर एक ही फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ढूंढ के दे सकता है।
अगर एक साथ दो फंक्शन दे दोगे उसको, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वो डालोगे ना मशीन में तो बौखला जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है। वो करके देगा आपको, पर अलग अलग करके देगा। वो क्या करेगा, अगर हमारे पास सपोज तीन अलग अलग फंक्शन है, u नाम का एक फंक्शन है, v नाम का एक फंक्शन और w नाम का एक फंक्शन है, आपको उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो वो क्या करेगा डिफरेंशियल, आपको u का जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करके देना होगा ना, तो उस टाइम पर वो v और w को कांस्टेंट मान लेगा, उस टाइम पर वो v और w को कांस्टेंट मान लेगा, उसमें कुछ नहीं करेगा। फिर v में जब करके देगा सबका, बट एक के बाद है, जब v का डिफरेंशिएट करेगा तो कांस्टेंट कौन होगा, फिर u और w, और फिर w का जब डिफरेंशिएशन करेगा तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मुझे दिया जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, मुझे बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन करके दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इसको एक साथ रेट ऑफ चेंज नहीं फाइंड कर पाएगा। तो क्या करेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो पहले इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, एक्स का 1, तो एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला के साथ एक्स का 1 होगा ना, तो उस टाइम पर साइन एक्स कैसा फंक्शन बना जाएगा, कांस्टेंट, उसको कुछ नहीं करेगा। फिर जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो फॉर्मूला में पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो उस टाइम पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या करेगा, तभी आपका आंसर हो जाएगा। पर अब ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि वो प्रोडक्ट रूल की जरूरत कब पड़ती है। भाई जब भी दो अलग अलग फंक्शन जिसको आप सिंप्लीफाई ना कर पाओ, कोई मुझे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसे दिया, तो क्या इसमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत है, मैं बोलूंगा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट रूल से करोगे तो नहीं होगा, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ। मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x, 3x का डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहीं पर भी प्रोडक्ट रूल नहीं किया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा था, दो सेम फंक्शन कंजेप्टिव, पर क्या इसमें ब्रैकेट ओपन करके कुछ फायदा है, नहीं है, तो फिर वहां तो आपको प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़नी ही पड़ेगी। तो आपको चेक कर लेने का कि भाई मुझे प्रोडक्ट रूल की जरूरत है क्या, अगर जरूरत है तो अप्लाई करो, वरना फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट रूल में ध्यान में रखेंगे, उसी तरह से आएगा दूसरा रूल, डिवीजन रूल। सेकंड रूल इज डिवीजन रूल। y इक्वल टू u बाई v, ऊपर एक न्यूमरेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, जो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, राइट, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सब जैसे होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x, और हमें बोलते इसका डिफरेंशिएट करके दो, तो मैं इसमें क्या करता, अलग अलग कर लेता, एक्स क्यूब बाई एक्स, 3x स्क्वायर बाई एक्स, और फिर डिवाइड बाई एक्स ढूंढ लेता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, पर अगर इसके सामने अगर ऐसे होता तो y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, तब क्या करते हैं, अब अलग अलग करने को कुछ फायदा है, कोई मतलब नहीं, तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डिवीजन। कैसे चलता है डिवीजन रूल, कैसे वर्क करता है, तो v ऐसे, v मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को कांस्टेंट मान के चलूंगा, उस टाइम पर किसका डिफरेंशिएट करूंगा, न्यूमरेटर का, माइनस, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट बना रहेगा, और उस टाइम पर v करना आपको दोनों का डिफरेंशिएट है, पर पहले न्यूमरेटर का होगा तब डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा, फिर डिनोमिनेटर का होगा तब न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, और डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट रूल में आप किसी का भी डिफरेंशिएट पहले करो, किसी का भी बाद में करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ फर्क पड़ता है, ये बीच में क्या है, इसलिए आपको पहले न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएट करना है।
और तब डिनोमिनेटर कांस्टेंट होगा, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जब करूंगा तो न्यूमरेटर कांस्टेंट। एक बार अप्लाई करके बताओ, जैसे ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले किसका करूंगा, इसका। तो बताओ इसका डिफरेंशिएट हम बोलो बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x साइन एक्स कांस्टेंट, क्यू का किया तो v कैसे रहेगा, फिर बीच में फिर u ऐसे ही। तो किसका डिफरेंशिएट, साइन एक्स का कितना होता है और डिवाइड बाई v का, ये इससे तो ज्यादा क्या कुछ होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ा अच्छे लेवल पे ले इसका डिफरेंशिएट करना है, बोला इसका डिफरेंशिएट करके दो। अगर इसका अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आप बोलोगे मैं लिखूंगा तो मतलब आपको डिफरेंस 11th लेवल का था। कौन सा रूल लगेगा पहले, तो सेपरेट करके कुछ फायदा है, सेपरेट करके कुछ फायदा, तो मतलब सबसे पहले डिवीजन रूल की जरूरत पड़ेगी, बट आप इसमें देखो तो आपको दोनों रूल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि डिवीजन रूल तो चाहिए और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल भी चाहिए। तो मैं डिवीजन रूल पहले लगाऊं या प्रोडक्ट रूल पहले लगाऊं, तो हम लोग बचपन में मतलब नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब हमने वो ऑपरेशन का जब बोर्ड मार्क रूल सिखाते हैं कि भाई आपको हमेशा ऑपरेशन करते टाइम बोर्ड मार्क लगाना चाहिए, तो बोर्ड मार्क की सबसे डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। तो रूल भी कौन सा पहले लगेगा, डिवीजन रूल पहले लगेगा और फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन कांस्टेंट होगा, डिवीजन रूल लगाते टाइम ये वाला कंसेप्ट, तो कौन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट किसका, इसका, बता सकते इसका डिफरेंशिएशन, अब बोलो मैं लिखता हूँ। ये पूरे का डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसका करूंगा, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। डिवीजन रूल में ही अब क्या चल रहा है, प्रोडक्ट रूल में कैसे होता है, एक कांस्टेंट मानूंगा तो दूसरे का डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स को कांस्टेंट माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x प्लस, अब साइन एक्स को कांस्टेंट मानूंगा तो एक्स का डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट लिखा है मैंने, एक्स साइन एक्स का, एक्स को ऐसे रखा तो साइन का डिफरेंशिएट किया, प्लस साइन एक्स को ऐसे रखा तो x का डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, प्लस cos x का भी तो करना है, तो cos x का माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले इसका डिफरेंशिएट किया था हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो थोड़ी देर पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से इसी का करके दिया था, तो ये आंसर आया था x को, ये हुआ ये वाला पार्ट। नाउ माइनस, अब u ऐसे मतलब कौन ऐसे, न्यूमरेटर ऐसे, तो x sin x प्लस cos x ऐसे रहेगा, तो डिफरेंशिएट किसका, इसका, यहाँ पर कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में x कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर प्लस cos x ऐसे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो प्रोडक्ट रूल लगा, x को ऐसे रखा cos का माइनस साइन हुआ, प्लस cos को ऐसे रखा तो x का 1 हुआ, फिर माइनस साइन x का, साइन x का भी तो करोगे अकेले का, क्या होगा cos x। ये डिफरेंशियल ऊपर का खत्म, डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में v का, डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं, नीचे जो भी दिया उसको स्क्वायर करके छोड़ देना है, x cos x माइनस sin x का। यहाँ पर ये प्लस cos x और ये माइनस cos x कट, मेन ये स्टेप है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। यहाँ गलत तो फिर आगे सिंप्लीफाई में भी गलत होगा। सिंप्लीफाई में तो क्या ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, x cos x इंटू x cos x, x स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस x cos x इंटू sin x। अच्छा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x sin x इंटू x sin x, x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x। ये समझ में आया प्लस के साथ? ये माइनस जब बाहर निकला होगा तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, और डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर, ऊपर अभी भी एक टर्म कट हो रहा है, माइनस x cos x sin x प्लस x cos x sin x। जो दो टर्म बचे उसमें से क्या कॉमन, अंदर क्या रहा, cos स्क्वायर x प्लस कितना होता है, तो फाइनल आंसर x स्क्वायर अपॉन x cos x माइनस sin x का। तो ज्यादा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले डिवीजन रूल फिर जरूरत पड़ी तो प्रोडक्ट रूल। फिर दोनों रूल की जरूरत कब पड़ेगी, जब सेपरेशन ना होता हो, सिंप्लीफाई ना होता हो, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। फिर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो बीच में हमने ऐसा देखा एक बार जरूरत पड़ी तो मैंने आपको समझाया भी था, कौन सा रूल, चेन रूल। चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ती है, चेन रूल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सारे फॉर्मूला बने कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज, और वो रेट ऑफ चेंज आप किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे थे, फंक्शन की वैल्यू का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो आपके डोमेन में अगर x नहीं, ये सारी फॉर्मूला जो बनी और डोमेन में x था इसलिए बनी है। अब डोमेन में अगर x नहीं होगा, sin x की जगह पर sin 2x होगा, तो फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। तो अगर डोमेन में x नहीं है, जो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, तो फिर वहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है चेन रूल। इसलिए हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में चेन रूल तो अप्लाई होता ही है ना। कैसे अप्लाई होता है, एक बार उसका सब्जेक्ट के ऊपर बता दो, फिर डायरेक्टली कैसे लिखना वो भी बात कर लेते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ऑफ 5x प्लस 7, मुझे बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके दो। कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट की फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब रूट के अंदर x हो, बट इसमें रूट के अंदर x नहीं, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही है मेरे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, स्कूल के एग्जाम में बता भाई मेरे पास रूट का डिफरेंशिएशन है, बट उसके अंदर x ही होना चाहिए। अगर x नहीं है तो हम इसको क्या मान रहे हैं, सिंगल वेरिएबल t मान ले रहे हैं। तब y क्या हो चुका है, रूट t, y क्या हो गया, आपको y का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, y का चेंज कब होगा, जब x में चेंज होगा तभी, तो आपको y का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, x, बट अब y किसके टर्म में आ चुका है, t के टर्म में। तब यहाँ पर चेंज बनेगा, कैसे बनेगा, मुझे ढूंढना तो dy बाई dx है, मुझे ढूंढना तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगी क्योंकि y तो t के टर्म में आ चुका है। तो मैं dy बाई dx को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, dy को dt से डिवाइड करता हूँ, तो dt से डिवाइड करूंगा तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। अगर मैंने डिवाइड किया तो उसको कैंसिल करने के लिए सामने मल्टीप्लाई भी करूंगा, और डिवाइड में dx ऑलरेडी है, ये मैंने दो की कड़ी को जोड़ दिया, एक dy बाई dt इंटू, इन दोनों कैंसिल होकर वापस तो dy बाई dx ही आ जाएगा।
ये कड़ी 2 की भी हो सकती है, ये 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। तो फंक्शन कैसा दिया उससे डिपेंड करता है। अभी 2 की, अब वो dy बाई dt का मतलब समझाओ। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? अब तो कर सकते। कौन सी फॉर्मूला? सेकंड वाली। तो रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी, अब तो कर ही सकते हैं। dt बाई dx, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, 5x का डिफरेंशिएशन 5 7 का 0 यहाँ पर 5 आ गया। t हमने अज्यूम किया था, तो t की वैल्यू वापस रख लेते हैं। रूट ऑफ 5x प्लस 7 इंटू 5, ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है। आपको सिर्फ एक काम जो करना है वो ये करना है कि आपको पहले फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेना है किसका डिफरेंशियल की लोग बात कर रहे हैं। जैसे y इक्वल टू, ध्यान देना, अगर मुझे दिया है cos क्यूब ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x, बोलते इसका डिफरेंशियल करके दो। ये फिर समझ लो, एक आ गया तो सब में x जैसे ही होता है। पहले बताओ ये कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं? कौन सा है? कौन सा फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में पिक्चर में आ रहा है। क्यूब नहीं दिख रहा आपको? ये इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि x रेज़ टू n की बात हो रही है। अगर फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में गलती कर ली तो सब कुछ गलत, फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाएगा। फिर तो पावर दिखा दी तो x है, तो x रेज़ टू n की बात हो रही है, तो मेरे पास x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन है ऑलरेडी। क्या होता है? पर कब? जब डोमेन में x हो, पर डोमेन में x नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करूंगा। किसको अज्यूम करूंगा? cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x को। तो मेरा y क्या बन गया? भाई किसी को समझ में नहीं है तो पूछना, अगर ये नहीं पता चलेगा फिर डिफरेंशिएशन नहीं है। तो मैंने आपको पूरा चेन बता दिया है, बीच का एक कड़ी टूटी तो सब खत्म। x रेज़ टू n लगाना है, पर लगा पाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या माना? t माना। तो मेरा y क्या हो चुका है? t क्यूब। मुझे ढूंढना क्या है? y का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। पर अब डिवाइड बाई dx डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो डिवाइड बाई dx का कैसे लिखूंगा? डिवाइड बाई dt, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इनटू dt बाई dx। dt dt कट होकर डिवाइड बाई dx आ जाएगा, राइट? डिवाइड बाई dt का मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। फिर dt बाई dx का मतलब t का डिफरेंशिएशन। अब t पे आ जाओ एक बार के लिए। t क्या है? t कौन सा फंक्शन है? t ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि cos, और आपको cos का डिफरेंशिएशन आता है cos x का, और उसके लिए cos के डोमेन में क्या चाहिए? x कौन है? x तो है ही नहीं, तो उसको भी तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। तो वापस एक अज्यूम u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, आपको cos x का डिफरेंशिएशन आता है, आपको इसका नहीं आता। इसको मैंने क्या मान लिया? u। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? t इक्वल टू cos u। तो फिर अब t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो फिर ये dt बाई dx भी काम नहीं करेगा, फिर तो dt बाई du काम करेगा। तो इनटू में यहाँ पर 3 की कड़ी जुड़ी आ रहा है, वापस dy बाई dx, dt dt का du du का वापस बन गया dy बाई dx। तो कितनी कड़ी हुई? 3। इसमें 2 पे काम हो जा रहा था। अब डिवाइड बाई dt, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t क्यूब का dt स्क्वायर, dt बाई du cos u का डिफरेंशिएशन माइनस sin u, तो कर ही सकता हूं। और du बाई dx तो 3x स्क्वायर का x और x का हो गया। t हमने अज्यूम किया था, वापस रख लेते हैं। -3 टाइम्स t जिसको लिया था
cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x उसका स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x जिसको आपने u लिया था इंटू 6x प्लस 1। ये जो लिखा है ये इसका डिफरेंस है। ये दोनों अच्छे से देखो, कोई भी स्टेप नहीं समझना है तो मुझे पूछो। क्या क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? जहां पर x नहीं होगा डोमेन में उसको आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जितने भी फॉर्मूला और सिर्फ डोमेन में x के लिए ही है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये जो मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। उसमें एजम्पशन लिखने बैठूंगा तो एजम्पशन में पेज कर जाएंगे, इसलिए हम ये बीच के स्टेप करने नहीं वाले हैं। हम यहाँ से चालू करेंगे और क्वेश्चन होगा डायरेक्ट हमारे आंसर होगा, बीच के स्टेप हमें नहीं करना है। अभी तो स्कूल में इतना टफ होगा, और इतने कुछ हार्ड देंगे कि सिंपल से देंगे तो हो सकती है वहां आपको स्टेप लिखने पड़ा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, हर डिफरेंशियल का आंसर मैं आपको स्टेप में लिया के दे दूंगा, तो फिर वो मार्क्स शायद ना मिले अभी के लिए, तो इसलिए मैं आपको लिखेंगे देखो वो भी समझा रहा है। समझ आया? एक जल्दी से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका मुझे चेन रूल से डिफरेंशिएशन क्लियर क्या करके तो मैं अटक करके बताऊँ। n square root of 5x square minus 6x। और डायरेक्टली नहीं करना, स्टेप्स लिख के करना है। पहला काम फंक्शन आइडेंटिफिकेशन का। पहला एग्जाम्पल, अच्छा पहले एक समझना है सबको कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक, कैसे अलजेब्रिक? स्क्वायर, ये तो y इक्वल टू 10 ऑफ रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर। ये तो क्या होगा? तो सबसे पहला एग्जाम्पल t इक्वल टू लेट t इक्वल टू 10 रूट ऑफ। आपको सारे एग्जाम्पल एक साथ समझ आ जाते हैं? जैसे ये सही है, उसके बाद का एग्जाम्पल कौन सा समझ आता है? फिर इसका एग्जाम्पल y स्क्वायर माइनस 6x का रूट 5 स्क्वायर माइनस, ठीक है। 10 के साथ x होना चाहिए और 10 के साथ x नहीं है, तो 10 के साथ रूट 5 स्क्वायर माइनस 6x है, तो u इक्वल टू। आप फंक्शन में जाते जाओ ना, पहला अलजेब्रिक था, सिंपल कर देता हूं, आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। पहले अलजेब्रिक आइडेंटिफाई किया, x नहीं था तो आपने अज्यूम किया, फिर आइडेंटिफाई किया तो 10 फंक्शन है, x नहीं था तो अज्यूम किया, फिर वापस कौन सा फंक्शन है? यहाँ पहुंचने के बाद ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए था? x, पर वो नहीं है तो वापस उसको भी अज्यूम किया। एक v इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6। ये एजम्पशन आपको अगर क्लियर है तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाना है। फंक्शन आइडेंटिफाई किया, अंदर x नहीं है तो उसको अज्यूम कर लिया। अब मेरा फंक्शन क्या, ये क्लियर है सबका? तो फंक्शन क्या क्या बना आपका? y इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर t इक्वल टू 10u, u इक्वल टू रूट 3। ऐसे हुआ y इक्वल टू टी स्क्वायर, t इक्वल टू 10u, u इक्वल टू रूट 3।
ढूंढना क्या है मुझे, dy बाई dx क्या चेंज बनेगा, पहले y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, फिर t का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, फिर u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, फिर v का डिफरेंशिएशन हो गया, 4 का चेंज बन गया। क्या फर्क पड़ता है 2 का हो, 3 को हो, 4 को हो, तो सबका डिफरेंशिएट आता है क्योंकि सबकी फॉर्मूला है। dy बाई dt 10 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर सॉरी dy बाई dt ढूंढ रहे हैं ना, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, फिर 10u का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर u रूट v का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट v dv बाई dx 5x स्क्वायर का 10x और 6x का t u v की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ से, वो आपका एक बार घर पे जाके वापस ये सब एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा, अच्छे से दिमाग में फिट करो सारी चीजों को। ये फॉर्मूला का लिस्ट लिख लेना, अभी के लिए आपको नॉन फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल कहीं अटकते हो तो लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा आज शाम तक, रात तक, तो कहीं अटकते हो तो अच्छे से वापस चेक करो क्योंकि चेन रूल आना बहुत जरूरी है। समझ आया सबको ये क्या करना है, वापस एक बार मुझे स्टेप बताओ। सबसे पहला काम फंक्शन आइडेंटिफाई करना, फंक्शन के डोमेन में